नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 19 जनवरी 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया था 6 जनवरी 2026 को। हमने प्लान किया था कि हम मंडे टू फ्राइडे जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज होगी वो सब डिस्कस करेंगे। आपको पता है, हम इस इनिशिएटिव में ई सूजस राजस्थान की जो मैगजीन है, राजस्थान सरकार की जो मैगजीन है वो, उसके साथ में दैनिक भास्कर राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर, उसके साथ में और भी अंग्रेजी माध्यम के जो न्यूज़पेपर है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया, उनके भी एडिटोरियल और इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। हमारा जो डिस्कस करने का जो पर्पज है वो है आरपीएससी द्वारा जो आयोजित जो एग्जाम अभी हो रहे हैं और जिस तरह से आरपीएससी का पैटर्न बदला है, उसके हिसाब से वन लाइनर की अप्रोच से तैयारी नहीं करके एक कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए होलिस्टिक तैयारी करना, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा और वनडे परीक्षाओं के साथ में मेंस के क्वेश्चंस के भी हम आंसर करने और अपनी कैपेसिटी को इस तरह से हम बनाएं कि हम जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है उनको भी आंसर कर सके। तो ये हमारा इनिशिएटिव है। आपको उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। एक सजेशन मेरा खुद की तरफ से था, मुझे ये लगता था कि मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सामने आप ऑडियंस तो हो नहीं, तो और आपका कोई सजेशन उस तरह से नहीं था, लेकिन मुझे खुद को रियलाइजेशन था। तो आज मैं कोशिश करूंगा थोड़ा धीरे पढ़ाने की। आपको जिसको ठीक से समझ आ रहा है वो थोड़ी स्पीड बढ़ा के अपना टाइम बचा सकता है। बाकी आप मेरे साथ बने रहिए। आज का हम ये डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज है वो सेना दिवस परेड को लेके है। दोस्तों, आपको पता है जयपुर में 3-4-5 दिन लगभग 8 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक इसके रिहर्सल्स हुए, एफडीआर हुए, लास्ट में फिर फाइनल डे परेड हुई। ठीक है, ये हमारी ई सूजस मैगजीन ने काफी बड़ा एक पूरा पेज इसको अलॉट किया है और इसके बारे में लगातार लिखा गया है, तो ये हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, मैं बताता हूँ होता क्या है। 15 जनवरी को है हमारा सेना दिवस। ठीक है, ये 15 जनवरी को परेड का आयोजन होता है। मैक्सिमम टाइम ये आयोजन होता है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इसका आयोजन होता है। ये दोस्तों 4th टाइम है जब दिल्ली से बाहर इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, 4th टाइम में पहली बार राजस्थान को मेजबानी मिली है। ठीक है, हमारे राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है पहली बार। ठीक है, और पहली ही बार ये किसी असैन्य सेक्टर में आयोजित की गई है, यानी नॉन मिलिट्री एरिया में। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि पहले जब भी इसका आयोजन हुआ है आज तक, वो हमेशा सेना क्षेत्र में भी है, सेना क्षेत्र में ही इसका आयोजन हुआ। तो पहली बार ये नॉन मिलिट्री सेक्टर में इसका आयोजन हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए हम देख लेते हैं। 15 जनवरी सेना दिवस होता है। इस दिन ये परेड का आयोजन किया गया। कौन सा सेना दिवस था? 78वां सेना दिवस। ठीक है दोस्तों, जयपुर में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ? जगतपुरा, जयपुर की एक जगह है वहां पे, और उसकी महल रोड पे इसका आयोजन किया गया। ठीक है, ये 4थी बार है जब सेना दिवस परेड दिल्ली से बाहर आयोजित हुई, और पहली बार है कि किसी नॉन मिलिट्री एरिया में इसका आयोजन किया गया। इस बात को आप प्रमुखता से याद रखेंगे। राजस्थान को पहली बार इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ, ये बात भी आप याद रखेंगे। साथ ही इसमें राजस्थानी कल्चर के भी कुछ पोर्शन, जैसे कच्ची घोड़ी, दंगल, गेर और कालबेलिया जैसे लोक नृत्यों का भी आयोजन किया गया। आगे आप देखेंगे इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय सेना शौर्य और बलिदान। इस बार की यानी 78th सेना दिवस की जो थीम थी वो है भारतीय सेना शौर्य और बलिदान। उसके बाद 5 शूरवीरों को सेना मेडल गैलेंट्री दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सूजस में कवर किया है इसको और पूछा जा सकता है। यानी सेना मेडल ये एक सेना का सम्मान है, सैन्य सम्मान है। गैलेंट्री यानी युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान या फिर किसी एक्टिव सर्विस में, यानी किसी सैन्य मुठभेड़ में हमारे राजस्थान के 5 जांबाजों ने वीरगति को प्राप्त किया, तो उनको मिला है ये सेना मेडल। किस किस को मिला है? मरणोपरांत यानी शहादत के बाद। सूबेदार मेजर पवन, हवलदार सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश, लांस नायक सुभाष कुमार, लांस नायक प्रदीप कुमार जी, इनको ये सेना मेडल मिला है। याद रखेंगे आप इनके नाम भी। इनकी रैंक है सूबेदार मेजर, हवलदार, लांस नायक, ये इनकी अलग अलग रैंक है। तो इन लोगों को ये मिला है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक इनिशिएटिव हमने इसी आज से ही शुरू किया है, लुक बैक साइड एंड डीप डाउन। यानी होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम पिछले वाले पेज में चलते हैं। कच्ची घोड़ी, दंगल, कालबेलिया, ये सारे लोक नृत्य हैं, और लोक नृत्य आपके सिलेबस का टॉपिक है। अब आ जाते हैं अगली स्लाइड में। लोक नृत्य यानी आपके सिलेबस में है। अब आप मुझे बताइए, आपके लगभग 15 से 25 लोक नृत्य होंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
क्या सारे इंपॉर्टेंट है? नहीं, जो अभी न्यूज में आए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी उनको आपको प्रमुखता से तैयार कर लेना चाहिए। और करंट ओरिएंटेड पेपर होने का मतलब यही है कि जिस भी स्टैटिक के टॉपिक की बात करंट में होती है उसको आप साइड बाय साइड उसी टाइम तैयार कर लें, तभी आपकी तैयारी साइंटिफिक वे में होगी। तो आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लोगों के 20% कवर होंगे, आपके वो 40% हो जाएंगे सीधे, क्योंकि आपने 20% जो प्रिपरेशन है वो साइड बाय साइड उसी टाइम कर ली थी, और वो इंपॉर्टेंट है, जिनके एग्जाम में पूछे जाने की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इसी हिसाब से हमने दो नृत्य को यहाँ पे ऐड किया है, एक गैर नृत्य और एक कच्ची घोड़ी नृत्य। देखो गैर नृत्य क्या है, मेवाड़ और बाड़मेर सेक्टर में होली के समय पे ये नृत्य होता है। कहाँ पे? मेवाड़ एरिया हमारा हो गया एक, और एक हो गया हमारा बाड़मेर एरिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको राजस्थान, आपको ये मैप के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया, मान लो ये बाड़मेर सेक्टर हो गया यहाँ, और ये हो गया इधर मेवाड़ सेक्टर। ठीक है, तो बाड़मेर और मेवाड़ सेक्टर में ये नृत्य होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियां लेके गोल घेरे में नृत्य करते हैं, और गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसको गेर बोला जाता है। ठीक है, और गोल घेरे में नृत्य के कारण इसका नामकरण जो है वो गेर हुआ है। और गेर करने वालों को क्या बोलते हैं? गेरिए। क्या बोलते हैं? गेरिए। और इनका प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? ढोल, बांकिया और थाली। देखिए मैं आपको याद करवा देता हूँ, गेर नृत्य कहाँ पे? मेवाड़ और बाड़मेर सेक्टर में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्या करते हैं? लकड़ी की छड़ियां लेके गोल घेरे में नृत्य करते हैं। ठीक है, और गोल घेरे में नृत्य के कारण इसका नामकरण क्या है? गेर। और गेर करने वालों को क्या बोलते हैं? गेरिए। ठीक है, और प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? तो ढोल, बांकिया और थाली। ठीक है, उसके बाद कच्ची घोड़ी नृत्य, ये शेखावाटी, कुचामन, पर्वतसर, ठीक है, और डीडवाना, इन सेक्टरों का नृत्य है। शेखावाटी में आपका सीकर अंचल आ जाता है। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा पोर्शन झुंझुनू का भी और लगभग पूरा सीकर। ये एक प्रोफेशनल लोक नृत्य यानी व्यावसायिक लोक नृत्य। मैं आपको अंतर बता देता हूँ, सामान्य और व्यावसायिक में क्या अंतर है। सामान्य, व्यावसायिक। ठीक है, सामान्य लोक नृत्य क्या है कि आपके स्थानीय स्तर पर बिना किसी विशेष तैयारी, बिना विशेष वेशभूषा के, या वेशभूषा तो होती भी है बट उस तरह से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये जो व्यावसायिक नृत्य है ये स्पेसिफिक उस जगह से बाहर भी, ठीक है, और एक इवेंट के तौर पे, यानी जैसे मान लो ये गैर नृत्य यहाँ का है, इसको जयपुर में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया, तो ये हो गया व्यावसायिक। लेकिन अगर इसी नृत्य सिर्फ त्योहार के टाइम पे होता है तो उसको बोलते हैं सामान्य। होता क्या है, सामान्य लोक नृत्य क्या होता है, धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट कम होता है, ठीक है, और ये लुप्त हो जाता है। लेकिन जो व्यावसायिक लोक नृत्य है वो एक बार, क्योंकि ये आजीविका से जुड़ जाता है, ठीक है, इस वजह से ये काफ़ी आगे बढ़ता है। जैसे हमारा कालबेलिया, तो हमारे जो यहाँ की नर्तंगनाएं थी उन्होंने इसकी ख्याति को देश विदेश में पहुंचा दिया, यानी अब ये व्यावसायिक लोक नृत्य में बदल गया इस तरह से। ठीक है, तो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो शेखावाटी, कुचामन, पर्वतसर, डीडवाना इस सेक्टर का नृत्य है। व्यावसायिक लोक नृत्य है, विवाह के अवसर पे किया जाता है। ढोल और थाली, देखो ढोल और थाली दोनों में कॉमन है, बांकिया गैर नृत्य में अलग है। इसमें नर्तक क्या करते हैं, वीरोचित वेशभूषा पहन के तलवार हाथ में लेके काठ और कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा जो जयपुर में परेड हुई है कि आगे मान लो सेना का टैंक चल रहा है, उसके आगे इस तरह से वो काठ की घोड़ी पर बैठ के और वो नृत्य कर रहे थे। तो ये एग्जैक्ट तरीका है आपकी तैयारी करने का कि आप जैसे ही जो टॉपिक अगर स्टैटिक का भी न्यूज में है तो उसको अभी तैयार कर लें। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक आर्टिकल है प्रगति एक प्लेटफॉर्म है। देखिए ये है हमारी केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार का प्लेटफॉर्म है प्रगति। ठीक है, अब आप देखेंगे केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही होती है, इन योजनाओं में कई सारी समस्याएं आती है। ठीक है, जैसे मान लो दो मंत्रालयों के बीच में, मंत्रालय ए और मंत्रालय बी, इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या मान लो दो राज्यों के बीच में कि ठीक है समन्वय नहीं है या किसी बात पे सहमति नहीं है, या फिर केंद्र और राज्य के बीच में। ठीक है, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, जो बड़ी हमारी योजनाएं हैं, लाइक कोई हाईवे बन रहा है, मान लो 3 स्टेट से होके बन रहा है, तो उस स्टेट में 2 राज्यों के बीच में किसी बात को लेकर मतभेद है, या 2 मंत्रालयों यानी पर्यावरण मंत्रालय और सड़क मंत्रालय के बीच में कोई मतभेद है, तो इन सारी चीजों की जो मॉनिटरिंग है, जो समन्वय है, वो प्रगति प्लेटफॉर्म करता है। ठीक है, ये प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव यानी सक्रिय शासन, सक्रिय शासन, प्रोएक्टिव गवर्नेंस का मतलब सक्रिय शासन, और टाइमली यानी समयबद्ध, इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन या लागू करना।
ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। परियोजना की निगरानी करता है। अंतर मंत्रालय हमने बात कर ली, 2 मंत्रालयों के बीच में, केंद्र राज्यों के बीच में समन्वय और जो मुद्दे आते हैं उनका निराकरण करते हैं। तो राइटर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 2015 से लेके अब तक प्रगति प्लेटफॉर्म ने 85 लाख करोड़ रुपए की 3300 विलंबित परियोजनाओं में मदद की, यानी इन परियोजनाओं को आगे बढ़ा दिया है। तो याद रखने वाली बात क्या है कि आप जब भी गवर्नेंस की कोई बात आए, जब भी सुधार की कोई बात आए, तो वहां पे इस फैक्ट को आप यूज कर सकते हो कि 2015 से अब तक प्रगति जो प्लेटफॉर्म है सरकार का, उसने 85 लाख करोड़ रुपए की 3300 विलंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करी है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो कार्यालय है पीएमओ, ये इसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, उसके बाद इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, प्रगति प्लेटफॉर्म किसके अंतर्गत, पीएमओ के अंतर्गत। ठीक है, कौन मॉनिटरिंग करता है, अध्यक्षता कौन करता है, तो पीएम खुद इसकी अध्यक्षता करते हैं। और आप समझते हैं जिस प्लेटफॉर्म की अगर अध्यक्षता पीएम करे तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक फैक्ट, कुछ फैक्ट और है परियोजनाओं में विलंब के कारण। देखो, आपको आरएस मेंस में सीधे पूछा जा सकता है कि हमारे यहाँ पे परियोजनाओं को लागू करने में विलंब क्यों होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सुने 2 साल हो गए जैसे ही सरकार आई, उसने बजट में 5 एक्सप्रेसवे की घोषणा की। ठीक है, अब मान लो उसकी डीपीआर बन गई है, डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट। उसके बाद अब जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, बहुत सारे जिलों में उसका विरोध होगा और इसमें मान लो डिले होता है। तो फिर अगर आपसे ये सवाल पूछा जा सकता तो आप कैसे आंसर करेंगे। तो इस तरह के फैक्ट काम में आते हैं। इस आर्टिकल में लिख रहे हैं कि 35% जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की जो गतिविधियां हैं, जो प्रोजेक्ट है, वो विलंब होते हैं भूमि अधिग्रहण के कारण। यानी 35% मामलों में जमीन का एक्विजिशन नहीं हो पाता टाइम से या ठीक तरीके से, इस वजह से ये रुक जाता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, एक एक्सप्रेसवे बन रहा है न्यू दिल्ली से NDLS न्यू दिल्ली, आप इसको न्यू दिल्ली समझे, यहाँ से कटरा जम्मू तक। ठीक है, ये एक्सप्रेसवे बनना था। अब ये एक्सप्रेसवे न्यू दिल्ली से चल के हरियाणा के लगभग आउटर बॉर्डर तक ये बन चुका है, यानी ऑपरेशनल है, रेडी है। लेकिन पंजाब के कुछ एरियाज में अभी भी इसका काम अटका हुआ है। क्यों अटका हुआ है? क्योंकि वहां के किसान जमीन देने को तैयार नहीं है। ठीक है, वहां विरोध है मुआवजे को लेकर, जो भी उनके अपने मुद्दे, हम उन मुद्दों को नहीं नकार रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो परियोजना में डिले हो गया। अब यहाँ प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म का काम आता है कि प्रगति प्लेटफॉर्म वहाँ आए, पंजाब सरकार हरियाणा सरकार के बीच में अगर समन्वय में प्रॉब्लम है तो वहाँ समन्वय करें। अगर 2 मंत्रालयों के बीच में, इसमें ही मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ हरियाणा में के इस एरिया में फॉरेस्ट एरिया होता, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया होता, तो फॉरेस्ट एरिया में स्पेशल एनओसी की जरूरत पड़ती है, एनजीटी एंड ऑल इन सब की। तो इसकी वजह से भी अगर कोई प्रोजेक्ट अटकता है तो वो भी प्रगति प्लेटफॉर्म उसको उस तरह से टैकल करता है। अब यहाँ देखिए 20% जो निर्माण कार्य हैं उनका विलंब का कारण पर्यावरणीय स्वीकृतियां ना मिलना, यानी 35% लैंड एक्विजिशन और 20% पर्यावरणीय मंजूरियां। तो यह आप सीधे मेंस में इस तरह से यूज कर सकते हैं। आगे राइटर इसमें बोल रहे हैं कि इस तरह की जो प्रगति जैसी व्यवस्था है इसको संस्थागत रूप देना चाहिए, एक इंस्टीट्यूशनल रूप दे देना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हमारे राजस्थान में भी एक पोर्टल है, उसके बारे में हम आगे मैंने ऐड किया है स्लाइड में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जिसके बारे में आज चर्चा भी हुई है सूजस में। उसके बाद ये जो आर्टिकल है ये हमारी जुडिशरी के बारे में, आपको पता है आरएस मेंस के सिलेबस में, प्रीलिम्स के सिलेबस में जो न्यायपालिका है वो सीधे सिलेबस में मेंशन है। इसमें जो राइटर बताना चाह रहे हैं वो ये है कि जुडिशरी हाल ही में 2025 में कुछ ऐसे मामले आए जहां 8 बार जुडिशरी ने अपने ही पुराने डिसीजन को बदल दिया। देखिए दोस्तों, पुराने डिसीजंस न्यायपालिका का बदलना कोई नई बात नहीं है, पहले भी हुआ है। बहुत सारे आप पुराने मामले, आप गोलकनाथ पढ़ते हो, फिर मिनर्वा मिल्स पढ़ते हो, उसके बाद में आप 1973 का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो निकल के आया वो आप पढ़ते हो। ये सारी चीज़ें सब में ये है कि डेवलपमेंट आता है, पुराने फैसलों को न्यायपालिका बदलती है। लेकिन ये जो 2025 में जो फैसले आए, ये हाल ही में फैसले आए, बहुत जल्दी में आए। मतलब मान लो 2023 में या 24 में कोई फैसला दिया था, उसको पलट के न्यायपालिका ने बदल दिया। इससे होता क्या है, आर्टिकल में पर्टिकुलर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं राइटर कि हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 141। आर्टिकल 141 क्या बोलता है? आर्टिकल 141 हमारे संविधान का आर्टिकल है जो संविधान सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि आप इस आर्टिकल के तहत जो भी डिसीजन पारित करेंगे वो आपका डिसीजन ऑटोमेटिकली पूरे इंडिया के हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स में ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा। तो राइटर यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई जब ये जो आर्टिकल है ये कमजोर नहीं होगा क्या? जब आप इस तरह से फैसले बदलेंगे तो आपकी जो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा है, सुप्रीम कोर्ट के मूल्य फैसलों का जो मूल्य है, जो वेट है, वो कम हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर इस आर्टिकल में बोला जा रहा है। हम पढ़ लेते हैं इसको। 2025 में 8 फैसलों को पलट दिया। और कमाल की बात यह है कि किसी भी पक्ष ने ऐसा करने को नहीं कहा। होता क्या है जनरली, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया,
मान लो उसमें 4 पार्टी है, 4 पार्टी में से कोई एक पार्टी असंतुष्ट है, मान लो सरकार उसमें पार्टी है, कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालती है कि भाई इस फैसले को आप दोबारा देखो, तब सुप्रीम कोर्ट देखती है। लेकिन इन सारे 8 फैसलों में सरकार ने अपने हिसाब से स्वतः संज्ञान लेके इन फैसलों को बदला है, अन्य पीठ के पास भेज दिया। पहला जो मुद्दा है वो ये है। दूसरा, कुछ विधि विशेषज्ञ यानी जो कानून के जानकार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है। इससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की जो वैधता है यानी जो लेजिटिमेसी वो कमजोर होगी, जिसकी हमने बात करी थी आर्टिकल 141। ये जो आर्टिकल है इसकी जो वैधता है और सुप्रीम कोर्ट की स्वयं की जो वैधता है, इसके फैसलों की जो वैधता है वो कमजोर होगी। मामला अरावली खनन से जुड़ा हुआ था। ये एग्जांपल दे रहे हैं कि बी आर गवई हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इन्होंने 20 नवंबर को फैसला दिया और एक सरकारी समिति की सिफारिश पे 100 मीटर वाला, जिसपे बहुत सारा विवाद हुआ आप सब जानते हैं, वो डिसीजन दे दिया था कि 100 मीटर यानी धरातल से 100 मीटर के ऊपर जो है वो अरावली के अंतर्गत आता है, 100 मीटर से नीचे नहीं। और बहुत सारे हमने पढ़ा था आर्टिकल भी पीछे 92% जो अरावली का एरिया है वो तो 100 मीटर के बिलो में ही आता है। तो इस हिसाब से इसमें जनभावना को देखते हुए विरोध हुआ तो वापस इस पे रोक लगा दी। तो राइटर इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, आपने जनभावना को देखते हुए उस डिसीजन पे रोक लगा दी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि आपने इतनी जल्दबाजी में उस समिति के मतलब जो अनुशंसाएं थी उनमें इतना जल्दी फैसला क्यों दे दिया था? क्या आपने सोच समझ के नहीं दिया था? तो ये सवाल खड़े होते हैं। उसके बाद एक जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, इन्होंने अरावली के फैसले से ठीक पहले एक चेतावनी दी थी कि ये चलन ठीक नहीं है। यानी इस तरह से न्यायपालिका के फैसलों को बदलने का या जल्दबाजी में निर्णय देने का चलन ठीक नहीं है। ठीक है, रीओपन ये आर्टिकल 141 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अथॉरिटी और निर्णयों की मूल्य दोनों को ही कमजोर करता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल में राइटर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी सरकारी दबाव, जनहित और संविधान के बीच एक संतुलन बना के चल रहा है, लेकिन आगे इस संतुलन की बड़ी कड़ी परीक्षा होने वाली है। ठीक है, शासन में संवैधानिकता क्या है, इस मुद्दे को ये, और आपको पता है अभी एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी यानी संवैधानिक नैतिकता, ये एक नया टॉपिक आरएस मेंस के सिलेबस में जोड़ा गया है, उससे ये आर्टिकल सीधे सीधे रिलेट होता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो हमारे यहाँ आप जानते हैं पीयूष गोयल जी मंत्री है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा। और बेसिकली अगर कोई मंत्री, सिटिंग गवर्नमेंट का सिटिंग मंत्री अगर कोई आर्टिकल लिखता है तो उसमें उस तरह से एनालिसिस नहीं होती, वो सरकार के अपने पक्ष को, अपने जो अचीवमेंट है उनको सीधे वे में लिखता है। बट ये हमारे लिए एज ए किसी क्वेश्चन में फोल्डर मटेरियल यूज हो सकता है, एज ए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम किसी क्वेश्चन में, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, सरकार का एक मंत्री इस आर्टिकल को लिख रहा है, इससे ज़्यादा हमारे लिए उस तरह से एनालिसिस वाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम देख लेते हैं। पहली चीज़ ये बोल रहे हैं कि 2 लाख अभी स्टार्टअप सरकार से मान्यता प्राप्त काम कर रहे हैं, हम सीधा किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। यानी कि 2 लाख स्टार्टअप, यानी हमारा जो आर्थिक इकोसिस्टम है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, ये बात है। दूसरा इन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, यानी आपको पता है अमेरिका का टैरिफ लगा हुआ है, ठीक है, और बहुत सारे देश है जो आयात उस तरह से करना नहीं चाह रहे हैं, अपने यहाँ बहुत सारे ट्रेड बैरियर लगाए हुए, इसके बावजूद भी हमारा जो कुल निर्यात है वो 6% बढ़कर 825 अरब डॉलर का हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगली जो बात है रिपलिंग एंड अमेंडमेंट एक्ट 2025, ये एक कानून था जो 2025 में आया। इसके तहत 71 जो पुराने अप्रासंगिक कानून थे, जो कई तो 1886 के थे, जिनका आज कोई प्रासंगिकता या कोई रिलेवेंस नहीं था, उनको समाप्त कर दिया। तो ये एक अच्छा प्रशासनिक और आर्थिक सुधार है। जहां भी प्रशासनिक सुधार या आर्थिक सुधार की बात आए, हम वहां पे इसका एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि रिपलिंग एंड अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत 71 जो पुराने कानून थे उनको हटा दिया गया। साथ ही मोदी सरकार ने इससे पहले एक जन विश्वास पहल के अंतर्गत छोटे उल्लंघनों से जुड़े कई आपराधिक प्रावधानों को भी हटा दिया। और इन दोनों बातों के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि भारत की जो कानूनी व्यवस्था है वो आधुनिक अर्थव्यवस्था के अनुरूप होनी चाहिए। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर सीधा आरपीएससी यही सवाल पूछ लेती इसी लाइन से उठा कि भारत की कानूनी व्यवस्था आधुनिक अर्थव्यवस्था के अनुरूप कैसे है, आप बताइए किस बुक में इसका आंसर मिलेगा? इसका आंसर आपको ही फ्रेम करना पड़ेगा, आपको ही जो आर्थिक सुधार हैं इनके एग्जांपल्स आपको देने पड़ेंगे। आपको रिपलिंग एंड अमेंडमेंट एक्ट का ही एग्जांपल देना पड़ेगा कि इस एक्ट के तहत 71 जो पुराने कानून थे उनको हटा दिया। जन विश्वास बिल के तहत बहुत सारे ऐसे कानून थे जिनको आपराधिक की श्रेणी से हटा दिया, तो इस तरह के प्रावधान किए गए। तो इस तरह से ये आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही कुछ एफटीए के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वाणिज्य मंत्री की यूके और न्यूजीलैंड और ओमान के साथ एफटीए साइन हुए हैं, तो इससे हमारे जो सामान है उसको ड्यूटी फ्री पहुंच प्राप्त हुई और इसी की वजह से हम जो अमेरिकी टैरिफ है उसको काउंटर कर पा रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं और जर्मनी को पीछे छोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी हमने जापान को पीछे छोड़ के चौथी बन गए और अब तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी बात कहने चाह रहे हैं। हमने बात करी थी प्रगति प्लेटफॉर्म की, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये पीएमओ के अंतर्गत है। जो योजनाएं हैं उनका सीधा मॉनिटरिंग करते हैं और जो भी हर्डल्स हैं उनको हटाते हैं। ये हमने पीछे वाली स्लाइड्स में बात कर ली थी। इसी तर्ज पर यानी केंद्र के प्रगति प्लेटफॉर्म की तर्ज पे राजस्थान उन्नति यानी राज उन्नति प्लेटफॉर्म राजस्थान में राजस्थान सरकार ने इसका गठन किया है और हाल ही में इसकी पहली बैठक भी आयोजित हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है कि ये किसके अंतर्गत में, ये राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ के अंतर्गत आता है सीधे, ठीक है। वो किसके अंतर्गत आता था, पीएमओ के अंतर्गत। दूसरा प्रगति जैसी समीक्षा प्रणाली पर आधारित है, सेम वही चीज है, बस इसका दायरा जो है वो राजस्थान है। सीएम खुद योजनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं और ये प्रशासनिक सुधार और समन्वयीकरण विभाग जो हमारे राजस्थान सरकार का है, ये भी इसमें एक पार्टनर विभाग है दोस्तों। इसमें भी सेम चीज, मान लो ये सीएमओ है, ठीक है। एक एक्सप्रेसवे मान लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है कोटपुतली से किशनगढ़, ठीक है, KSG किशनगढ़, ठीक है। अब इस एक्सप्रेसवे को लेकर सबसे पहले क्या बनती है, DPR यानी डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट, मान लो वो बन गई। उसके बाद में क्या होता है, भूमि का अधिग्रहण। अब भूमि अधिग्रहण को लेके मान लो नोटिस वगैरह जारी किए। कौन कौन से जिले आगे रास्ते में, कोटपुतली बहरोड आ गया, ठीक है, अजमेर आ गया, जयपुर आ गया। तो इन जिलों के बीच में हो सकता है, इन दो जिलों के बीच में विवाद हो सकता है जिला और किसानों के बीच में विवाद हो। तो इन सारी चीजों को एड्रेस कहां से किया जा सकता है, सीएमओ के इस राज उन्नति पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि जो डिले इस प्रोजेक्ट में होना था वो डिले नहीं होगा। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है जिससे आप इस सारी चीज को रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। एक वन मेला आयोजित हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सज्जनगढ़ उदयपुर में। वन आपको पता है उदयपुर में काफी ज्यादा है, लगभग टॉप 3 में उदयपुर का स्थान है, 17 और 18 जनवरी को। दूसरा, राजस्थान में 8 नए जिले बने। जैसा आपको पता 33 जिले थे, फिर लगभग 51 जिले कर दिए पिछली सरकार ने, इनको कम करके 8 जिले रखे गए, यानी 33 + 8 अभी वर्तमान में 41 जिले हैं, ठीक है। और जो ये 8 जिले, इन 8 जिलों में जिला परिषद बनेगी, तो सरकार ने अभी जिला परिषद का गठन कर दिया है इन 8 जिलों में, ठीक है। साथ ही इन्होंने पंचायतों के पुनर्गठन और नवसर्जन के तहत 85 पंचायत समितियां भी बनाई, यानी 8 जिला परिषद, 85 पंचायत समितियां, और उसके साथ में 3417 नई ग्राम पंचायत भी बनाई है, ठीक है। तो ये सीधा फैक्ट है, इस वजह से लिया गया है, आपको पूछा जा सकता है। यानी क्या क्या बना है, 8 तो जिला परिषदें बन गई, 85 आपकी पंचायत समितियां बन गई और 3417 ग्राम पंचायतें नई बना दी गई। उसके बाद दोस्तों आपको पता है आपके RS मेंस में के 4th टॉपिक में 4th पेपर में 40 नंबर का निबंध ऐड कर दिया है और ये अब काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। अब निबंध में ऐसा है कि स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं, आप निबंध शुरू से लिखते आए हैं अपनी स्कूली एजुकेशन के दौरान भी, लेकिन ये निबंध में फर्क क्या है RS या किसी भी PCS या UPSC की मुख्य परीक्षा के निबंध में, कि उसमें आपको डायमेंशंस काफी ज्यादा कवर करने होंगे और डायमेंशंस के साथ में आपके आयामों के साथ में उन आयामों को सब्सटेंस करने के लिए आपके पास प्रॉपर आर्ग्यूमेंट हो, प्रॉपर तथ्य हो, उस हिसाब से। तो ये एक जो उदाहरण है, अभी हमारे रक्षा मंत्री जयपुर आए थे, उन्होंने अपने स्पीच में ये बात बोली और ये मेंशन थी सूजस में, मैंने सीधा वहां से उठाया है। इस तरह के उदाहरण से आप अपना कोई भी, मान लो कोई कल्चरल ऐसे, ठीक है, राजस्थान से संबंधित, तो उसको आप इस पैराग्राफ से शुरू कर सकते हैं और काफी बढ़िया इंप्रेसिव आपके लिए रहेगा। तो इस तरह के जो रिलेवेंट आपको पैराग्राफ मिलते हैं, कोटेशन मिलते हैं, उनको आप एक जगह नोट कर लें और बार बार रिवाइज करते रहें ताकि वो आपका एक इंटीग्रल पार्ट बन जाए, तभी आप बेहतर तरीके से एग्जाम में यूज कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा है, महाराणा प्रताप की तलवार से लेकर राणा सांगा के शौर्य तक, यानी महाराणा प्रताप की तलवार से लेकर राणा सांगा के शौर्य तक, पन्ना धाय के त्याग से लेकर मीरा की भक्ति तक और भामाशाह की संपत्ति तक, इस भूमि ने हर क्षेत्र में अद्भुत पुरुषार्थ का परिचय दिया है। तो आपके लिए ये निबंध के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आज था हमारा ये डिस्कशन, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी स्टडी करते रहिए दोस्तों। किसी भी एग्जाम के, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहला, आपको उस एग्जाम का सिलेबस पता हो, ठीक है। उसके बाद आपको PYQ पता हो। PYQ में दोनों ही चीजें,
कि आपको पूछने का तरीका और ट्रेंड्स दोनों चीज़ें पता हो, उसके बाद आपको रिवीजन पता हो, ठीक है, और आपकी कंटिन्यूटी हो। अगर ये 4 चीज़ें आप कर लेते हो तो आप किसी भी एग्जाम में आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हो। और इन सारी चीज़ों में जो एक चीज़ हम यहाँ बनाए रखते हैं वो है कंटिन्यूटी। अगर आप मंडे टू फ्राइडे जुड़े रहते हैं तो आपको अपनी स्टडी के लिए, एक तो आपके सेगमेंट किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आज 20% से कम करंट अफेयर्स का वेटेज नहीं है ये, और ये मिनिमम साइड है, बाकी सारा इसका 30 और 40। और मैं आपको जो मेरी समझ कहती है कि आगे आने वाले एग्जाम में, स्पेशली RAS में, इंक्लूडिंग प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, ये कहीं भी 40% से ये रेशियो कम नहीं रहने वाला। तो इस हिसाब से, लेकिन स्टैटिक जो करंट अफेयर जिस तरह से आप पहले पढ़ते थे वन लाइनर, वैसे नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपका एक स्ट्रक्चर दिमाग में क्रिएट हो जाना चाहिए। तो ये प्रयास हमने किया है और आज के डिस्कशन को ये समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।